कंदील सो नहीं रही थी। अब वो इस पत्थर से थोड़े फासले पर दो जानों बैठी हुई थी और उसके सामने वही लकड़ियां फैली हुई थी जिन्हें कर्नल भी कई बार देख चुका था। कंदील बड़े इन्हिमाक से लकड़ियों पर झुकी हुई थी और दूर से भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें फिज़ा में उभर रही थी, लेकिन इन आवाज़ों का फासला काफ़ी था और बज़ाहिर दूर महसूस होता था। ताहम कर्नल का होशियार रहना ज़रूरी था। फिर कंदील आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई। कर्नल का दिल धड़कना भूल गया। ये चमकता हुआ चेहरा किसी इंसान का चेहरा नहीं था। एक अजीब सी चमक उस चेहरे पर थी और उसकी आंखों से रोशनी सी फूटती महसूस हो रही थी। फिर उसने एक एक कदम गिन गिन कर आगे बढ़ाई और एक ऊंचे पत्थर पर जाकर खड़ी हो गई और भेड़ियों ही के फूंकने की आवाज़ थी। ये आवाज़ कंदील के हलक से निकल रही थी। उसके हाथ बदस्तूर फ़ज़ा में पहले फैले हुए थे। दूर भूंकने वाले भेड़िए अब खामोश हो गए थे, लेकिन कंदील के हलक से ये आवाज़ें मुसलसल निकल रही थी और रात के इस हौलनाक सन्नाटे में अगर कोई कच्चे दिल का इंसान उस कैफियत को देख लेता तो यकीनी तौर पर उसके दिल की हरकत बंद हो जाती। कंदील एक पुरअसरार वजूद महसूस हो रही थी। कई बार उसके हलक से वो आवाज़ें निकलीं और उसके बाद उसने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस अपनी जगह आ बैठी और लकड़ियों को फिर से उलट पुलट करने लगी। कर्नल बड़े परेशान अंदाज में कंदील को देख रहा था। आखिर उस लड़की की पुरअसरार कहानी क्या है? ये क्या चीज़ है? कुछ समझ में तो आए, वो सोच रहा था। लेकिन कंदील से मुखातिब होना इस वक्त उसके लिए मुमकिन नहीं था। दिलेरी अपनी जगह एक अलग हैसियत रखती है, लेकिन जो पुरअसरार वाक़यात कर्नल के सामने आ रहे थे उनमें मुदाखलत उसके लिए मुमकिन ना हुई। बहुत देर तक वो कंदील को देखता रहा। कंदील ने लकड़ियां समेटी, उन्हें एहतियात से रखा और फिर उसी पत्थर से जाकर पुस्त लगा ली। शायद अब वो सो रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद कर्नल ने उसे एक जानिब लुढ़कते हुए देखा। उसने अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे और गहरी नींद सो गई। कर्नल ठंडी सांस लेकर आसमान को देखने लगा था। फिर सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होने लगी और थोड़ी देर के बाद सूरज के आसार नजर आने लगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम सुन रहे हैं उर्दू नावल तिलिस्मी ज़ादी बाय M.A. राहत। अब तक ये नावल आपको कैसी लग रही है, अपनी राय ज़रूर बताएं। थोड़ी लंबी है, पर अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। आगे और भी राज हैं और भी इसरार हैं, तो देर नहीं करके सुनते हैं आगे। घोड़े गैरदारी तौर पर रोक लिए गए थे और वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। दफ्तन ही राव सिकंदर को दाहिनी सिमत एक ऐसी जगह नज़र आई जिससे गुजर कर ऊपर पहुंचा जा सकता था, और उसने फ़ौरन ही अपने घोड़े को एड़ लगाकर उस तरफ दौड़ा दिया। चंद ही लम्हात के बाद वो उस दुर्रे से बाहर निकल आया था। बाकी लोगों ने भी उसकी तकलीद की और वो दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने लगे। जहाँ से उस दुर्रे का आगाज़ होता था वहीं पर श्रद्धानियों को रोक लिया गया था, और जो कोई भी थे श्रद्धानियों पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। न सिर्फ फायरिंग कर रहे थे बल्कि उनके पास बमों की अच्छी खासी तादाद मालूम होती थी। चुनांचे कई बार लपकते हुए शोलों में उन्होंने श्रद्धानियों को घिरे हुए देखा था। धमाके भी सुनाई दे रहे थे। सबके चेहरे हैरत की तस्वीर बने हुए थे। फिर उन्होंने अचानक ही अपनी राइफलों को महसूस किया और राव सिकंदर आहिस्ता से बोला, प्रोफेसर,
अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर इस टीले के अकब में पहुंच जाएं तो मेरा ख्याल है अपनी मदद करने वालों की मदद कर सकते हैं। भरतचंद्र कहने लगा, उसके बरअक्स अगर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएं तो क्या हर्ज है। मेरा ख्याल है भरतचंद्र ऐसा ना करें, बल्कि इस वक्त उन लोगों की मदद करना मुनासिब है जिन्होंने सरदानियों को हमारे ताक़ीब से रोक दिया है। अगर वो लोग सरदानियों से मरूब हो गए तो सरदानिये उसके बाद भी हमारे पीछे लगे रहेंगे। आओ भरतचंद्र, हम उनकी मदद करें। प्रोफेसर, आप और सिरातू तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हारे पास राइफ़लें नहीं हैं। भरतचंद्र शायद दिल से ये बात नहीं चाहता था और यहाँ से निकल जाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन राव सिकंदर से इख्तलाफ न कर सका और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उस बड़े टीले के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने घोड़े छोड़े और बड़े इत्मीनान से टीले पर चढ़ गए। टीले की बुलंदियों से आसपास के मंजर नुमाया नज़र आ रहे थे। उनके मददगार बड़ी बड़ी चट्टानों की अकब में थे और उन्होंने शरधानियों का रास्ता बंद कर दिया था। वो शरधानियों पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे और शरधानिये मुंतसर नज़र आ रहे थे। कई घोड़े मरे पड़े हुए थे। यकीनन उनके नज़दीक शरधानियों की लाशें भी होंगी। फिर इंतज़ार किए बगैर राव सिकंदर और भरतचंद्र ने भी शरधानियों पर फायरिंग शुरू कर दी और शरधानिये चूँकि उस तरफ मुतवज्जा न थे इसलिए बुरी तरह उनकी गोलियों का शिकार हो गए, जबकि सामने वालों से बचने के लिए उन्होंने कई जगह आड़ ले रखी थी। राव सिकंदर और भरतचंद्र ताक ताक कर आड़ में छुपे हुए शरधानियों को निशाना बनाने लगे और शरधानियों के कदम उखड़ गए। वो बहुत सी लाशें छोड़कर फरार हो गए और चंद लम्हात के बाद एक भी शरधानिया वहाँ मौजूद न रहा। लेकिन चट्टानों के अकब में जो लोग थे उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। राव सिकंदर और भरतचंद्र निगाहें जमाए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक ही उन्हें अपने अकब से एक आवाज़ सुनाई दी। तुम गोलियों की ज़द पर हो, सबसे पहले अपनी राइफ़लें फेंक दो। अगर उसमें एक लम्हे की ताख़ीर की तो दोनों को शिकार कर लिया जाएगा। उन्होंने वहशत ज़दा निगाहों से पलट कर देखा तो 4 आदमी उनके अकब में मौजूद थे। ज़ुबान अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई थी और लहजा गैर मुल्की था। चुनांचे ये अंदाज़ा लगाने में उन्हें कोई दिक्कत न हुई कि ये एनमल गारसा के साथी होंगे। राव सिकंदर ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा, फिर भरतचंद्र को इशारा करके बोला, राइफ़ल उनके हवाले कर दो भरत। भरतचंद्र ने फ़ौरन ही अपनी राइफ़ल उछाल दी, क्योंकि उसने भी उनकी तनी हुई राइफ़लों को देख लिया था जिनका रुख उनकी जानिब था और जिनकी तादाद 4 थी। नीचे वालों ने फ़ौरन ही उनकी राइफ़लें लपक ली थी। फिर उन्हें दूसरा हुक्म दिया गया, अब इत्मीनान से नीचे आ जाओ, कोई हरकत नहीं करोगे तो नुकसान भी तुम्हें नहीं पहुँचेगा। खबरदार, हाथ बुलंद रखो, पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद तुम पर एतबार किया जाएगा। राव सिकंदर और भरतचंद्र नीचे उतर आए। फ़ौरन ही 2 आदमी उनके करीब पहुंच गए और उन्होंने उनकी जेबों में जो कुछ था निकाल कर अपने कब्ज़े में ले लिया। राव और भरत उनके चेहरे देखने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अपने अंदाजे की तस्दीक हो गई थी। वो इतराफ़ के चट्टानों में चारों तरफ बिखरे हुए थे और ये 4 अफराद यकीनी तौर पर पहले से यहीं कहीं मौजूद थे। बहरतौर फ़ौरन ही उन दोनों के हाथ पुस्त पर करके रस्सियों से कस दिए गए और उसके बाद वो उनके सानों पर दबाव डालकर उन्हें आगे बढ़ाने लगे। राव सिकंदर ने कहा, तुम लोग शरधानियों को जहन में रखो, हमारे आपस के मामले तो आपस में ही तय हो सकते हैं, लेकिन अगर सरदानिये यहाँ पहुँच गए तो वो अब नहीं पहुँचेंगे। हमने उनमें से सभी को शिकार कर लिया है। बाकी जो लोग बचे थे उन्हें तुमने मार दिया और जो भागे हैं वो आसानी से इधर का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को मौत का मज़ा चखते देखा है। राव सिकंदर और भरतचंद्र ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और चारों आदमी उन्हें साथ लिए हुए दुर्रे की दूसरी जानिब बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो हिस्से में पहुंच गए जहां चट्टानों के अकब में उनके और साथी मौजूद थे।
وہ سب چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے اور راؤ سکندر اور بھرت چندر کے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 8-9 سے کم نہیں تھی۔ باقی 4 یہ تھے، گویا وہ کافی لوگ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے گھوڑے بھی سنبھال رکھے تھے۔ دوسری طرف موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا، صرف 2؟ ہاں، اس طرف یہ 2 ہی تھے۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا اس نے بھاری لہجے میں کہا، اس طرف۔ راؤ سکندر فوراً بولا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پروفیسر غوری اور سیراتو تو بالکل بیکار ثابت ہوں گے یا کہیں وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں، اس طرح وہ کرنل فیروز کی طرح ان سے جدا ہو جائیں گے۔ راؤ سکندر کے اشارے پر 3-4 آدمی اس جانب دوڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں سے دور ہو گئے۔ تب وہ شخص جس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور راؤ سکندر اور بھرت چندر کے قریب پہنچ گیا۔ بھرت چندر کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، ایڈمنڈ گارساں؟ راؤ سکندر نے چونکہ ایڈمنڈ گارساں کو نہیں دیکھا تھا لیکن بھرت چندر پہلے اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے فوراً ہی اس نے پہچان لیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس شخص نے سن لیے اور اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھینچ گئے۔ ہاں، میں ایڈمنڈ گارساں ہوں، اس نے سینہ تانتے ہوئے کہا اور پھر قریب آ کر بھرت چندر کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسٹر بھرت چندر، اور اس کے بعد وہ راؤ سکندر کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ چہرہ اجنبی ہے۔ یہ کون ہے مسٹر بھرت چندر؟ میرا نام سکندر ہے، راؤ سکندر نے کہا، اور گارساں گردن ہلانے لگا۔ راؤ نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ یہ شخص خود کو بحری قزاقوں کی نسل سے کہتا تھا۔ اس کے اجداد قزاق ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ خود شکل سے ڈاکو نظر آتا تھا۔ راؤ کو تعجب ہوا کہ رازدیو جیسے زیرک انسان نے اس شخص کے بارے میں دھوکہ کیسے کھایا تھا۔ ان سے ہر بات کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ گارساں نے اپنے ساتھیوں سے ان کے ہتھیاروں کے بارے میں پوچھا اور ان دونوں کی رائفلیں انہیں پیش کر دی گئیں۔ گارساں کے بکھرے ہوئے ساتھی یکجا ہو گئے تھے۔ پھر وہ بھی آ گئے جو پروفیسر غوری اور سیراتو کو لینے گئے تھے۔ سیراتو اور غوری ان کے قبضے میں تھے۔ صرف 2؟ گارساں گھررایا، اور کہاں ہیں؟ یہی 2 تھے۔ اور کہاں ہیں؟ گارساں نے دہاڑ کر پوچھا۔ اس بار مخاطب راؤ اور بھرت تھے۔ منتشر ہو گئے، راؤ نے جواب دیا۔ کب؟ کیسے؟ شردھانیوں نے حملہ کیا تھا۔ راؤ نے پوری تفصیل ایڈمنڈ کو بتا دی اور وہ بے بسی سے تل ملانے لگا۔ وہ کہنے لگا، افسوس، افسوس، کچھ امید بندھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ باقی شردھانیے تمہارا اسباب لوٹنے کے لیے رک گئے ہوں گے۔ وہ ہمیں تمہاری نہیں، تمہارے خوراک کی ضرورت تھی۔ وہ بھی گئی اور تم سب گدھے ہو۔ ہمارا اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، راؤ نے کہا۔ اسلحہ کی کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس، انبار ہے، مگر خوراک؟ گارساں عجیب سے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، انہیں باندھ کر یہاں بیٹھا دو۔ رسیوں کے ٹکڑے سے ان کے ہاتھ کس دیے گئے۔ کسی نے تعرج نہیں کیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ انہیں یہاں بیٹھانے کے بعد 2 آدمی ان پر پہرا دینے لگے۔ گارساں اپنے بقیہ ساتھیوں کے ساتھ اس طرف چل پڑا جہاں شردھانیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید ان کی تلاشی لینے گیا تھا۔ چاروں قیدی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے تشویش و پریشانی کے آئینہ دار تھے۔ ہر شخص اپنے طور پر ان حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تمام سرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ راؤ سکندر، پروفیسر غوری، بھرت اور سیراتو یہاں پھنس گئے تھے۔ کرنل فیروز اور قندیل ادھر بھٹک رہے تھے، لیکن غزال اور رازدیو در حقیقت موت کے سفر پر تھے۔ تیز و تند دریا انہیں تنکے کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔
गज़ाल को पानी में उतरते ही एहसास हो गया था कि गलती हो गई। तूफ़ानी दरिया नाकाबिले तशखीर है, लेकिन जवानी के जोश में उसने वहीं से वापस होने के बजाय घोड़े को गहरे पानी की तरफ मोड़ दिया और उसका नतीजा एक लम्हे में ज़ाहिर हो गया। घोड़े ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी के हौलनाक रेले ने उसे उलट दिया और गज़ाल उसकी पुश्त से जुदा हो गया। कमर से बंधे हुए रस्से को एक झटका लगा, लेकिन उसके बाद कुछ न हुआ और पानी उसे आगोश में लिए दौड़ पड़ा। गज़ाल ने हवास कायम रखने की कोशिश की और तैराकी के उसूलों को आजमा कर अपना बदन ढीला कर दिया। ताकतवर पानी से जंग किसी तौर मुमकिन नहीं थी। एक लम्हे में हाथ पांव टूट सकते थे, लेकिन पानी का शोर कानों के पर्दे फाड़े दे रहा था। उसकी ज़बरदस्त रगड़ बदन पीसे दे रही थी और वो खुद को पानी की सतह पर बरकरार न रख पा रहा था। पानी कभी उसे डुबो देता, कभी उभार देता और यूं फ़न तैराकी के तमाम उसूल बेकार हो गए थे। चंद ही लम्हात के बाद होश व हवास मफलूज हो गए। सोचने समझने की कुव्वतें स्लिप हो गईं और फिर वो सिर्फ पानी के रहम व करम पर रह गया। जवान और कवि बदन अलबत्ता ये सब कुछ बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था, इसलिए बेहोशी तारी नहीं हुई थी, लेकिन नीम गशी की कैफियत ज़रूर थी और हाथ पांव हिलाने की सिकत नहीं रही थी। बार बार कमर में बंधे रस्से को झटका लगता था, अलबत्ता उसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। न जाने कितनी देर तक इस अनोखे सफ़र की रफ्तार यही रही। उसके बाद यूं लगा जैसे ये शोर कम होने लगा हो, लेकिन ये सब कुछ बस ख्वाब की सी कैफियत में था। आंखें बंद थीं और जहन में बार बार सन्नाटे छा जाते थे। उसके बाद मुसलसल सुकून छाता गया। आगे बढ़ने की रफ्तार भी न होने के बराबर रह गई। एक बार फिर कमर को झटका लगा और हवास की आखिरी जदोजहद भी ख़त्म हो गई। फिर इस वक्त होश आया जब सूरज की किरणें आंखों में चुभने लगी। उसने आंखें खोलीं और जल्दी से बंद कर लीं। ढेलों में चमक सी मार गई थी और आंखों में दर्द होने लगा था। देर तक दोबारा आंखें खोलने की हिम्मत न हो सकी और वो इसी तरह पड़ा रहा। तमाम हिस्सें आहिस्ता आहिस्ता जागती जा रही थी। उसे पानी का एहसास हुआ जो उसके बदन को छूता हुआ गुजर रहा था। फिर उसके हाथों ने कोई सहारा तलाश करने की कोशिश की और थोड़े से पानी के नीचे उसे ज़मीन का सहारा मिल गया। उसने ज़मीन पर हाथ लगाकर उठने की कोशिश की तो दफ्तन उसे कानों के करीब परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। कोई बड़े परों वाला परिंदा करीब ही से उड़ा था। परों की हवा उसके चेहरे से टकराई और बदबू का एक भपका नाक में चढ़ गया। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। छतरी जैसे चौड़े परों वाला गिद्ध उसके सर से गुजरकर कुछ फासले के एक पत्थर पर जा बैठा था। उसने सहमी हुई नज़रों से इस बदसूरत परिंदे को देखा और जल्दी से उठकर बैठ गया, लेकिन कमर अचानक खींचने लगी और वो एक सिमत लुढ़क गया। तब उसने कमर में बंधे हुए रस्से को देखा और रस्से पर निगाह पड़ते ही हवास के तमाम दरवाजे खुल गए। सब कुछ याद आ गया और उसने बुखलाई हुई नज़रों से चारों तरफ देखा। तेज़ रफ्तार दरिया यहाँ पहुंचकर दूर दूर तक बिखर गया था। जहाँ तक नज़र जाती थी पानी ही पानी नज़र आ रहा था, कहीं गहरा कहीं उथला। चारों तरफ ऊंचे नीचे पत्थर बिखरे हुए थे। गालिबन यहाँ ज़मीन ऊंची हो गई थी, जिसकी वजह से दरिया की रवानी सुस्त पड़ गई थी। उससे थोड़े ही फासले पर पानी की शरर शरर काफ़ी ज़ोरदार थी और यहाँ से झाग उड़ रहे थे। उन्हीं झागों के पास एक लंबे नोकीले लेकिन मजबूती से ज़मीन में गड़े हुए पत्थर में उसके रस्से का दरमियानी सिरा उलझ गया था। दरिया में बिखरे पत्थरों पर बहुत से गिद्ध बैठे भूखी नज़रों से उसे घूर रहे थे।
खौफ की एक लहर उसके रगों पे में दौड़ गई। ये मुर्दाखोर उसे चट करने का इरादा रखते हैं। इस बार उसने खुद को पूरी तरह संभाल कर बदन सीधा किया और उठकर खड़ा हुआ। रस्सा कुछ ढीला पड़ा तो एक बार फिर उसके कदम उखड़ने लगे। रस्सा दूसरी तरफ से खींच रहा था। उसने झुरझुरी लेकर बदन को संभाला और रस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर वो उसी की कुव्वत के सहारे आगे बढ़ने लगा। पानी उसके टखनों से कुछ ऊंचा था। थोड़ी दूर चलकर वो घुटनों तक आ गया। फिर जब वो पानी में गड़ी हुई इस नोकीली चट्टान के पास पहुंचा तो उसने एक और सनसनीखेज मंजर देखा। रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा हुआ राजदेव तेजी से बहते हुए पानी में नजर आ रहा था। पानी उसे घसीट रहा था। यही वजह थी कि रस्सा ढीला होते ही दूसरी तरफ खींचने लगा था। इस तरफ पानी गहरा और उसका बहाव तेज था। दोनों पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ इस नोकीली चट्टान ने उनकी मदद की थी। रस्सा दरमियान से इस चट्टान में अटक गया था। अगर दोनों सीध में होते तो बहते हुए आगे निकल जाते। राजदेव शायद होश में नहीं था, इसलिए बेसुध नजर आ रहा था। गजाल ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और राजदेव को पूरी कुव्वत से घसीटने लगा। राजदेव के कौवी हेकल बदन को गहरे पानी के बहाव से निकालने के लिए उसे सख्त मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन वो उसमें कामयाब हो गया था। राजदेव को बहाव से बचाकर गजाल ने गहरी सांस ली। उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो जिंदा है। अब उसके अलावा चाराकार न था कि वो उसे उठाकर किनारा तलाश करे। हालांकि खुद उसके एहसास भी कशीदा थे और जिस्मानी कुव्वतें भरपूर तौर पर साथ न दे पा रही थी, लेकिन ये सब कुछ तो करना ही था। बमुश्किल तमाम उसने राजदेव को शानों पर उठाया और किनारे की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। दरिया के वसी व अरीज फैलाव को देखकर दहशत तारी होती थी। वो दरख्त 2 फरलांग से कम दूर न होंगे जो किनारे का निशान दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा चाराकार नहीं था। गजाल लरसते कदमों पर चल पड़ा। भूखे गिद्ध गुस्से से चीखते हुए उनके गिर्द मंडलाने लगे थे। गजाल गजाल गजाल। मंडलाने लगे थे। कंदील इस दौरान बिल्कुल खामोश रही थी। कर्नल की कोशिशों पर उसने कोई तबसरा नहीं किया था, न ही उसने अपने तौर पर कोई मशवरा दिया था। कर्नल ने घोड़े से उतरकर उसे भी सहारा दिया और फिर घोड़े को एक पत्थर से बांध दिया। कंदील खामोशी से एक पत्थर से पुस्त लगाकर बैठ गई। कर्नल चारों तरफ नजरें दौड़ाता रहा, फिर खुद भी गहरी सांस लेकर कंदील से कुछ फासले पर जा बैठा। रात आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रही थी। माहौल पर मुकम्मल खामोशी तारी थी और कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हो सकता है दिन की रोशनी में कोई काम बन जाए। रात में रास्तों का तयीन करना भी तो मुश्किल था। कर्नल ने दिल ही दिल में सोचा। उसकी निगाहें कंदील की जानिब उठ गईं। वो बेचैनी से गर्दन पटक रही थी। कर्नल चंद लम्हात उसे देखता रहा, फिर अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ बैठा। कंदील चौंक कर कर्नल की सूरत देखने लगी थी। कंदील बेटे, कर्नल ने मोहब्बत भरे अंदाज में उसे आवाज़ दी और कंदील खोई खोई निगाहों से उसे देखने लगी। अगर हो सके तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थकन से बीमार न हो जाओ। कंदील ने कोई जवाब न दिया। वो जलती निगाहों से कर्नल को देखती रही। फिर उसने पत्थर से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कर्नल उसकी कैफियत का सही तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सका था, लेकिन उसे ये अच्छी तरह एहसास था कि कंदील भी गजाल को चाहती है और दोनों ने एक दूसरे की रफ़ाकत उसी मोहब्बत के नाते कबूल की है। हो सकता है कंदील के जहन में गजाल का तस्वुर हो। बहरतौर वो चंद लम्हात कंदील के पास बैठा रहा और फिर वहाँ से उठकर दोबारा अपनी जगह आ बैठा।
अब तक का वक्त जदोजहद में गुजरा था और दोबारा उन लोगों को पाने के लिए कोशा रहा था। लेकिन अब जब यहाँ आकर बैठा तो दिल पर एक अजीब सी कैफियत का हमला हुआ। गज़ाल गज़ाल गज़ाल, जिसके लिए उसने ये तकलीफ़दा सफ़र किया था, हाँ, ये एक ठोस सच्चाई थी। कर्नल इस दुनिया में अपने बेटे से ज़्यादा किसी को नहीं चाहता था। ऐसे ताउन करने वाले बाप मुश्किल ही से तो होते हैं। यूनिवर्सिटी में जब गज़ाल और कंदील तालीम हासिल करते थे तो कर्नल ने 2-3 बार कंदील को देखा था। वैसे भी राव सिकंदर से उसके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इन ताल्लुकात में मुजीद कुर्बत कंदील की वजह से पैदा हुई थी। और उसके बाद जब कंदील एक अनोखी बीमारी का शिकार हो गई तो कर्नल ने तसवीस से अपने इकलौते बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचा। उसे ये अंदाज़ा था कि गज़ाल कंदील को बहुत चाहता है। क्या गज़ाल कंदील की जुदाई बर्दाश्त कर सकेगा? जब उसने गज़ाल को उस जानिब माइल पाया कि कंदील किसी भी कैफियत का शिकार हो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, तो कर्नल फ़िरोज़ खुद भी दिलो जान से उस जानिब मुतवज्जा हो गया और उसके बाद वो पुरअसरार वाक़यात सामने आए। कंदील की कहानी कर्नल फ़िरोज़ के इल्म में आई। कर्नल फ़िरोज़ ने एक बाप की हैसियत से बारहा ये सोचा कि कहीं गज़ाल किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। लेकिन बेटे की कैफियत जहन में आती तो वो ये भी सोचता कि कहीं कंदील से जुदाई बेटे के लिए ज़िंदगी भर का रोग न बन जाए। चुनांचे उसने अपने दिल और दिमाग के खिलाफ फैसला किया और हर तरह गज़ाल का साथ देने लगा। यही वजह थी कि उसने अपनी पुरसुकून ज़िंदगी छोड़कर जंगलों का रुख किया। हालांकि फ़ौजी ज़िंदगी से रिटायरमेंट के बाद वो बाकी ज़िंदगी सुकून और आराम से गुजारना चाहता था और उसने उसके लिए माकूल बंदोबस्त कर लिया था। लेकिन तकदीर के फ़ैसले इंसानी फ़ैसलों से मुख्तलिफ होते हैं और तकदीर जो भी फ़ैसला करती है वही आखिरी फ़ैसला होता है। चुनांचे एक बार फिर उसे महम जोयाना ज़िंदगी की जानिब आना पड़ा था। लेकिन जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था वो एक ऐसी कैफियत का शिकार होकर उसकी निगाहों से ओझल हुआ था कि कर्नल का दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अब जो सुकून से बैठकर सोचा तो दिल की वहशत बढ़ती चली गई। वो पुरशूर दरिया, वो हौलनाक बहाव और गज़ाल का उसमें तिनके की मानिंद बह जाना, राजदेव जैसे कवि हैकल आदमी का अपने आप को न संभाल पाना, इस बात का मज़हर था कि गज़ाल ज़िंदगी से मौत की जानिब रवाना हो चुका है। कर्नल फ़िरोज़ के दिल से एक सर्द आह निकल गई। आह गज़ाल, क्या इन जंगलों में लाकर तुम मुझसे दूर हो जाना चाहते हो? क्या तुम क्या ये सच था कि तुम उस लड़की की नहुसत का शिकार हो जाओगे? उसके दिल की कैफियत बदली, लेकिन उसने इस बदली हुई कैफियत से अपने आप को निकाल लिया। नहीं, ये इंसानी मामलात नहीं हैं। तकदीर के खेल कुछ इसी किस्म के होते हैं। ये लड़की बेचारी बेगुनाह है। बहुत से एहसासात कर्नल को तड़पाते रहे और वो अपनी आँखों की कोरें साफ करता रहा। काश उसे किसी तरह गज़ाल का पता चल जाए, काश, मगर कैसे? क्या इस जंगल में अब तन्हाई के अलावा कुछ ना होगा? पता नहीं वो लोग शरधानियों के चुंगल से निकल आए या उनका शिकार हो गए। फ़िज़ा में हल्की सी नमी पैदा हो गई थी, शबनम पड़ रही थी और माहौल भीगता जा रहा था। कर्नल के जहन पर एक गुनूदगी सी तारी हो गई। ये थकन का नतीजा था। वो न जाने कितनी देर इस गुनूदगी के आलम में रहा कि दफ्तन ही उसके कानों में कुछ आवाज़ें गूंजीं। ये भेड़ियों के भूखने की आवाज़ें थीं। कर्नल संभल कर बैठ गया। वो इन आवाज़ों को सुनता रहा। उसने एक निगाह कंदील की जानिब देखा और एक बार फिर उसे चौंकना पड़ा। कंदील सो नहीं रही थी। अब वो उस पत्थर से थोड़े फासले पर 2 जानों बैठी हुई थी और उसके सामने वही लकड़ियां फैली हुई थी जिन्हें कर्नल भी कई बार देख चुका था।
कंदील इन्हमाक से लकड़ियों पर झुकी हुई थी और दूर से भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें फिज़ा में उभर रही थीं, लेकिन इन आवाज़ों का फासला काफ़ी था और बज़ाहिर दूर महसूस होता था। ताहम कर्नल का होशियार रहना ज़रूरी था। फिर कंदील आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई। कर्नल का दिल धड़कना भूल गया। ये चमकता हुआ चेहरा किसी इंसान का चेहरा नहीं था। एक अजीब सी चमक उस चेहरे पर थी और उसकी आंखों से रोशनी सी फूटती महसूस हो रही थी। वो एक एक कदम गिन गिन कर आगे बढ़ी और एक ऊंचे पत्थर पर जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में फैला दिए और उसके बाद कर्नल ने एक और आवाज़ सुनी। ये भेड़ियों ही के भौंकने की आवाज़ थी, लेकिन इतनी तवेल के कर्नल को सांस की इस कुव्वत पर हैरत होने लगी। ये आवाज़ कंदील के हलक से निकल रही थी। उसके हाथ बदस्तूर फिजा में फैले हुए थे। दूर भौंकने वाले भेड़िए खामोश हो गए थे, लेकिन कंदील के हलक से ये आवाज़ें मुसलसल निकल रही थी और रात के इस हौलनाक सन्नाटे में अगर कोई कच्चे दिल का इंसान उस कैफियत को देख लेता तो यकीनी तौर पर उसके दिल की हरकत बंद हो जाती। कंदील एक पुरअसरार वजूद महसूस हो रही थी। कई बार उसके हलक से वो आवाज़ें निकलीं और उसके बाद उसने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस अपनी जगह आ बैठी और लकड़ियों को फिर से उलट पुलट करने लगी। कर्नल बड़े परेशान अंदाज में कंदील को देख रहा था। आखिर उस लड़की की पुरअसरार कहानी क्या है? ये क्या चीज़ है? कुछ समझ में तो आए, वो सोच रहा था, लेकिन कंदील से मुखातिब होना उस वक्त उसके लिए मुमकिन न था। दिलेरी अपनी जगह एक अलग हैसियत रखती है, लेकिन जो पुरअसरार वाक़यात कर्नल के सामने आ रहे थे उनमें मुदाखलत उसके लिए मुमकिन न हुई। बहुत देर तक वो कंदील को देखता रहा। कंदील ने लकड़ियां समेटी, उन्हें एहतियात से रखा और फिर उसी पत्थर से जाकर पुश्त लगा ली। शायद अब वो सो रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद कर्नल ने उसे एक जानिब लुढ़कते हुए देखा। उसने अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे और गहरी नींद सो गई। कर्नल ठंडी सांस लेकर आसमान को देखने लगा था। फिर सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होने लगी और थोड़ी देर के बाद सूरज के आसार नजर आने लगे। सुबह हो गई थी। कर्नल ने चेहरा जोर से झटका और उठ खड़ा हुआ। कुछ भी था, जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को संभालना तो ज़रूरी ही था। कंदील उसी तरह बेसूद सो रही थी। उसके अंदाज में बहुत मासूमियत थी। कर्नल की ख्वाहिश थी कि वो फ़ौरन ही अपने साथियों की तलाश शुरू कर दे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। दिन की रोशनी में भी उसने इस माहौल को देखा था और उसे बिल्कुल अजनबी पाया था। दरिया का शोर कहीं सुनाई नहीं दे रहा था। बहरतौर कंदील को जगाए बगैर वो इधर उधर देखता रहा और फिर किसी ख्याल के तहत इन दरख्तों के जानिब बढ़ गया जिन पर वो रस भरी किस्म के फल लगे हुए थे। पेट की आग हर आग से ज़्यादा शदीद होती है और कर्नल को शदीद भूख लग रही थी। उसने एक फल तोड़कर चखा और उसे लजीज पाकर बहुत से फल तोड़ लिए। वो इन फलों को खाने लगा। बिलाशुबा ये उसी की हिम्मत थी कि ऐसे दिलदोज सानिहे के बावजूद उसने अपने आप को काबू में रखा था। न जाने क्यों अंदर से उसे एक एतमाद सा उबलता महसूस हो रहा था। गज़ाल इस आसानी से मौत का शिकार नहीं होगा। जिस तरह वो भटकता हुआ उस तरफ आ निकला है, उसी तरह गज़ाल को भी किनारा मिल जाएगा। ये अपने आप को बहलाना नहीं था, बल्कि उसकी दिली कैफियत उसी का इजहार कर रही थी। फिर वो उस वक्त चौंका जब उसे कंदील की आवाज़ सुनाई दी। कंदील जाग गई थी और उसे देख रही थी। उसने दोबारा कर्नल को पुकारा, अंकल, अंकल। और कर्नल बहुत से फल हाथ में लिए उसकी जानिब पलटा। कंदील के होठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी
اور وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ کرنل فیروز کے ہاتھوں میں یہ پھل دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ آپ نے کھائے انکل؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، لو تم بھی کھا لو، بھوک لگ رہی ہوگی۔ قندیل نے خوشی سے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کرنل نے وہ پھل اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قندیل بڑے مطمئن انداز میں یہ پھل کھانے لگی تھی۔ اس وقت وہ صحیح الدماغ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اس ماحول سے ذرا بھی تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا اور اس طرح مطمئن نظر آ رہی تھی جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ کرنل تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی کیفیت سے یہ احساس ہوتا تھا کہ قندیل اس وقت درست نہیں ہے۔ پھل کھانے کے بعد قندیل نے گردن ہلائی اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، آئیے انکل، اس طرف چلیں۔ کرنل چونک کر قندیل کو دیکھنے لگا تو اس نے پر اعتماد انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انکل، تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ میرا اپنا ہے۔ میں وہ ایک دم سے جیسے چونک سی پڑی، پھر کرنل کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ آئیے نا، گھوڑا کھول لیجئے۔ کرنل خاموشی سے آگے بڑھا اور اس نے گھوڑے کو پتھر کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے تھے۔ قندیل جس طرح مطمئن اور مسرور نظر آ رہی تھی، اس سے کرنل کو کچھ اور زیادہ تشویش ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد قندیل نے اچانک کہا، اگر آپ غزال کے لیے پریشان ہیں انکل تو اس پریشانی کو ذہن سے نکال دیں۔ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، میرا حساب یہی کہتا ہے۔ کرنل بری طرح چونک پڑا۔ اس انوکھی داستان کے تمام کردار اب 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ رازدیو اور راؤ سکندر نے جوانی کے عالم میں بہت سے مہمات سر انجام دیے تھے۔ بڑے بڑے شرکش اور وحشی جانور ہلاک کیے تھے، بہت سے پریشان کن حالات کا شکار ہوئے تھے، لیکن سوبارہ کے ان جنگلات میں برسہ قبل جس کہانی کا آغاز ہوا تھا وہ آج بھی جاری تھی، اور غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کہانی میں کہیں بھی کوئی سکتہ پیدا نہیں ہوا۔ قندیل راؤ سکندر کے پاس تھی اور راؤ سکندر نے صرف راؤ انفر کو قندیل کے بارے میں بتایا تھا۔ ستوت جہاں کو اس نے اس لیے اس راز سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ بے اولاد تھیں اور اس نے قندیل کو اپنی اولاد کی مانند ہی پرورش کیا تھا، بلکہ وہ محرومی کے اس احساس سے نکل آئی تھی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ عورت عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر قندیل کے حصول کی کہانی ستوت جہاں کو معلوم ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے احساسات کیا ہوتے۔ چنانچہ راؤ سکندر نے اس راز کو اپنے دل میں گھونٹ رکھا تھا، لیکن سوبارہ کے جنگلات سے آغاز ہونے والی یہ کہانی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ قندیل کے بچپن کی کیفیات، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی جوانی کی سرحدوں میں داخل ہونا اور پھر اس کے اندر یہ تمام کیفیات پیدا ہو جانا اس کہانی کی مسلسل کڑیاں تھیں۔ اور پھر ایک وقت بالآخر ایسا آ گیا جب یہ کہانی اپنے انجام کی جانب چل پڑی۔ راؤ سکندر نے اس طویل عرصے کے دوران کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کہانی کوئی اور موڑ اختیار کرے گی۔ اس کے ذہن میں تو بس یہی خیال تھا کہ قندیل جو کوئی بھی ہے اس کی اولاد کی حیثیت سے منظر عام پڑے اور اس کے ذریعے اپنے تمام تصورات کی تکمیل کرے۔ بہرطور اس کے بعد قندیل کی شخصیت ایک نیا روپ دھار گئی تھی اور راؤ نے ایک مخلص انسان کی طرح اسے منجھدار میں چھوڑنا پسند نہیں کیا تھا اور اسے اس کی حقیقتوں کی طرف لے آیا تھا۔ لیکن سوبارہ کے جنگلات میں جاری ہونے والی یہ کہانی اب ایک ایسا رخ اختیار کر چکی تھی کہ خود راؤ سکندر کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب اسے کون سے راستے پر لے جائے۔ اس کی اپنی تمام صلاحیتیں بیکار ہو گئی تھیں۔ مہم جو زندگی کے لیے جوانی بھی ازحد ضروری ہے، اس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ واقعی گزرنے والا وقت بہت سی تبدیلیاں رونما کرتا ہے اور انسان کی صلاحیتیں وہ نہیں رہ جاتی
جو جوانی کے عالم میں ہوتی ہیں۔ بے شک تجربہ بڑھ جاتا ہے، لیکن صرف تجربہ ہی کارآمد نہیں ہوتا، اس کے لیے جسمانی صلاحیتیں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ ایڈمنڈ گارساں کی قید میں آنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ حالات نے ایک دم جو تبدیلی اختیار کی تھی، اس نے ان سب ہی کے دل و دماغ کو مفلوس کر دیا تھا۔ غزال کے بارے میں سوچتا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا، رازدیو کی یاد آتی تو دل ہولنے لگتا۔ کیا اس کا بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے؟ کیا قندیل کی زندگی کی کہانی کا ایک باب دریا کی گہرائیوں کی نظر ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تصور بے حد اذیت ناک تھا، اور راؤ سکندر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بہت دفعہ اس بارے میں سوچ چکا تھا۔ ایڈمنڈ گارساں کی کیفیت جنونیوں کی سی تھی، اور اس کا لباس تار تار تھا۔ ان سب کے حلیے بری طرح خراب ہو رہے تھے، وہ خوراک سے محروم ہو گئے تھے، کہیں ان کی یہ دیوانگی کوئی ہولناک رخ نہ اختیار کر جائے۔ راؤ سکندر کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے طور پر کسی دلیری کا مظاہرہ کر سکے۔ پروفیسر غوری ایک مرنج قسم کا آدمی تھا۔ بیچارے کی تقدیر ہی خراب تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ان جنگلوں میں آ پھنسا تھا۔ بھرت چندر بھی اس دنیا کا انسان نہیں تھا۔ باقی رہ گیا سیراتو، تو وہ بذات خود ایک بے وقوف سا آدمی تھا۔ چنانچہ اب تمام تر ذمہ داری راؤ سکندر ہی کے سانوں پر تھی۔ کرنل فیروز اور قندیل کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ دونوں نہ جانے کس طرف نکل گئے۔ اس طرح سب ہی منتشر ہو گئے، مگر سب سے زیادہ غم غزال اور رازدیو کا تھا۔ ان دونوں پر کیا بیتی؟ کیا دریا کی تیز و تند لہریں انہیں زندگی کی جانب واپس آنے دیں گی؟ کہیں وہ کسی پتھر سے ٹکرا کر پاس نہ ہو جائے۔ اگر یہ کہانی اس انداز میں ختم ہوئی تو یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہوگا۔ ہنستے بستے لوگ کسی لالچ کے بغیر ایک مقصد کی تلاش میں نکلے تھے اور ایک پزل حل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا یہ انجام کچھ اچھا تو نہ تھا۔ راؤ سکندر نے گردن جھٹکی اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ ایڈمنڈ گارساں کے ساتھی ان پر پہرا دے رہے تھے۔ ایڈمنڈ گارساں اور دوسرے لوگوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس طرح رات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور پھر دوسری صبح راؤ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے ایڈمنڈ گارساں اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے اونگ رہے تھے۔ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ رات کو وہ کس وقت واپس آ گئے، جبکہ راؤ سکندر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ بہرحال ان کے بارے میں بہت زیادہ جستجو بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ راؤ سکندر کو تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کسی طرح ایڈمنڈ گارساں سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اپنے طور پر وہ اس شخص کا دشمن نہیں تھا، لیکن اسے اس کی قید میں رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ پھر دوسری صبح اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایڈمنڈ گارساں اور اس کے ساتھی ان گھوڑوں کو پکڑ لائے جن پر یہ لوگ سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ نہ جانے کیا کرنا چاہتے تھے۔ راؤ سکندر کے ساتھ دوسرے تمام لوگ بھی ہوشیار ہو گئے تھے ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھ کر۔ گھوڑوں کی ٹانگیں اور ہاتھ ایک مخصوص انداز میں باندھے جا رہے تھے، اور اس کے بعد گھوڑوں کو زمین پر گرا لیا گیا۔ تو دوستوں، آپ نے اب تک سنی طلسمی زادی اردو ناول بائے ایم اے راحت کی ایک ایپیسوڈ۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایڈمنڈ گارساں کے لوگ ان گھوڑوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو کچھ اندازہ ہے تو اپنی رائے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔